हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं हमारी T20 पॉलिटी यानी कि पॉलिटी इन 20 डेज सीरीज की अगली वीडियो विच विल कवर द चैप्टर 9th ऑफ लक्ष्मीकांत बुक फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी की प्री में। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी वगैरह को लोग अच्छे से रटते हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट उतना ज़्यादा डिटेल में लोग नहीं समझते हैं, तो कई बार उनसे कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है, माइनस मार्किंग हो जाती है। ठीक है, अगर मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो वो गलती आपसे नहीं होगी। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने वीडियो में सुना हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी ज़रूर शेयर करिए। कमेंट करिए जो भी आपको डाउट हो रहा है या जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट इसका नहीं पड़ेगा, पर मुझे इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन कह रहे हैं दे आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। अगर आपको कुछ राइट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के हिसाब से, ठीक है, आप एक देश का हिस्सा हैं, आप एक समाज का हिस्सा हैं, आप किसी संगठन का हिस्सा हैं या आप किसी फैमिली का हिस्सा भी हैं, तो बहुत सारे आपके राइट्स आपको मिलते हैं और उनके साथ ही आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। ठीक है, तो वो राइट्स के साथ ही मतलब अंडरस्टूड है कि वो साथ ही रहेगी। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, कोई ड्यूटीज़ बोल के पार्ट नहीं था। जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्हें अलग से इसको लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो राज्य की ड्यूटी है, ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो ज़रूर उन्होंने मेंशन किया इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपीज यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उन्होंने सरकार या सत्ता जो राज्य व्यवस्था होगी उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी वो उन्होंने मेंशन कर दी, पर नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां होंगी वो उन्होंने मेंशन नहीं की। 1976 में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन भी ऐड किए गए थे। उसमें 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। वो कौन सी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है अगर आपसे पूछा जाए तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। अर्स्टवाइल मतलब भूतपूर्व, सोवियत संघ करके देश हुआ करता था। आप में से अधिकतर लोग सोवियत संघ के विघटन के बाद पैदा हुए होंगे मेरे ख्याल से। 1991 में सोवियत संघ जो बहुत बड़ा दुनिया का एक देश था अमेरिका के साथ, जिसका कोल्ड वॉर चलता था, अमेरिका को टक्कर देता था ये देश रशिया, और उसके साथ 13-14 और बाकी देश मिलके सोवियत संघ था ये, तो ये टूट गया था 1991 में। इसका बहुत बड़ा भाग रशिया बन गया, बाकी 12-13 और देश छोटे छोटे अलग हो गए इससे। ठीक है, तो यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन थी, तो वहाँ से इंस्पायर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट। ठीक है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है मेजर डेमोक्रेसीज के, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई भी ड्यूटीज ऑफ सिटीजन मेंशन नहीं करता है। ठीक है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ समझी जाती है ये बात कि सरकार लोगों को बताए कि सुनो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार खुद चला रहे हैं, एक समाज लोग खुद चला रहे हैं, भाई जैसा हमको चलाना होगा वैसा हम चलाएंगे, अगर हमें लगेगा जैसा भी हम वैसा एक्ट करेंगे। आप हमें हमारी ड्यूटी को बता रहे हो, आप कोई राजा हो क्या? ठीक है, सोवियत संघ देखिए बहुत ही आप कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन देश था, कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, वो एक तरह से तानाशाहाना रवैये से वो चलती हैं। जैसे चाइना में भी आप देख सकते हैं, चाइना की सरकार लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, लोगों के जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल रखती है। वैसे ही सोवियत संघ की सरकार भी अपने लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती थी। बाकी जिन डेमोक्रेसीज का नाम लिया गया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी अपने देश के लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं करती है। इसे लोकतंत्र की स्पिरिट के, आत्मा के खिलाफ समझा जाता है। सिर्फ एक जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि विच इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में तो है ही, हम तो पढ़ ही रहे हैं, इंडिया के अलावा कौन सी है? यहाँ पर भी लक्ष्मीकांत जी परहैप्स बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत श्योर नहीं है, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। तो सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं, वो जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को बराबर वजन देते थे। वहाँ पर जो सरकार थी, जो सत्ता व्यवस्था थी, राजशाही थी, वो कहती थी कि भाई हम तो अपना काम करेंगे, तुम भी अपना काम करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर था उसने क्लियर कट लिख दिया था कि जो राइट्स और फ्रीडम्स वगैरह मांग रहे हो तो अपने ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस जो आप परफॉर्म करने पड़ेंगे उससे इनसेपरेबल हैं। मतलब इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर आपकी ड्यूटी है कि आप सरकार के प्रति वफादार रखिए और कल को ऐसा निकला कि आप सरकार के प्रति वफादार नहीं थे, तो पता चला आपके सारे राइट्स छीन लिए,
द राइट टू लाइफ भी छीन लिया आपसे, जिसको पाए सरकार ने मार दिया ये बोल के कि ये देशद्रोही है, ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए सरकार, अपने आप में सरकार होना आपको बहुत ताकत प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा ताकत आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ताकत को लिमिट करने की कोशिश होती है। संविधान में हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कोर्ट्स को बनाया हो, पार्लियामेंट हो, सबका पूरा प्रयास ये रहता है कि सरकार की ताकत को कैसे लिमिट किया जाए, वरना सरकार होने से ही बहुत ताकत आ जाती है आपके पास। भाई मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, पूरी व्यवस्था सब आपके हाथ में है। अब ये ताकत भी आपको दे दी जाए कि आप लोगों को बोले कि तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। इसी डर से कोई भी मेजर डेमोक्रेसी कोई ताकत ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में देती नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी? सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखने की बात है, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हम बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में, वो देश में जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, उस दौरान ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे। उस दौरान सरकार में और देश और समाज के भी एक वर्ग में ये भावना थी कि थोड़ी ज़्यादा ही डेमोक्रेसी हो जा रही है देश में। आप समझ रहे हैं कि लोगों को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिए गए हैं, लोग थोड़ा ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा, थोड़ा इनके पर कतरने पड़ेंगे, इस तरह की फीलिंग थी। तो बहुत सारे उसमें जो बदलाव किए गए संविधान में, वो इसी सोच के, इसी भावना के तहत किए गए। तो उसी भावना का एक रिफ्लेक्शन ये भी है। हालांकि ये भी बात सही है कि जब आप किसी देश का हिस्सा है, किसी समाज का हिस्सा है, और आप वहाँ के फायदे उठा रहे हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ेंगी। उन जिम्मेदारियों को अगर लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई। और ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आप नहीं मानेंगे तो आपको 10-10 साल की जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट है, सबको पता है कोई भी मुद्दा आपके सामने उठाया जाएगा तो आप कभी वन साइडेड ओपिनियन उसमें नहीं देंगे, आप थोड़ा प्रो बताएंगे, थोड़ा कॉन बताएंगे, फिर मिडिल ऑफ द वे, बीच का रास्ता आप सॉल्यूशन उसमें बताएंगे। तो बीच का रास्ता यही था कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिख दी संविधान में, पर कोई उसके लिए बहुत खतरनाक सजाएं वगैरह नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, वो इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने, उनके अध्यक्षता में इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी। पहले तो डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने का मतलब ही आप समझ जाइए कि क्या रवैया लिया जाएगा उस कमेटी द्वारा। तो उन्होंने क्या बताया कि रिकमेंड किया कि एक सेपरेट चार्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। इसने बताया कि सिटीजन्स को कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि उनके इंजॉयमेंट, जो राइट्स वो इंजॉय करते हैं, उसके साथ ही साथ उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी सेंटर में, उसने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में, उसके तहत इस चार्टर को संविधान का हिस्सा बना दिया। पार्ट 4A ऐड किया गया, ठीक है। पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो पार्ट 4A में इसको ऐड कर दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को। जो ये नया पार्ट है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 51A, जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। एक कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स मेंशन किया गया है। जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, उसने बोला था कि नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। और उन्होंने कहा कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस काम में फेल हो गए, वो काम अब किया जा रहा है। इसमें आप एक तरह की सोच और एक तरह का कॉन्फिडेंस आप इन बातों में देख सकते हैं। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड द कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर एज हिस्टोरिकल मिस्टेक इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड न करना एक ऐतिहासिक भूल थी और संविधान निर्माताओं से ये बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसको कि अब सुधारा जा रहा है, ठीक है। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सरकार ने बोला कि एक कदम और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी, ठीक है। उस समय माहौल ऐसा, देखिए जनरली कमेटी कोई रिकमेंडेशन देती है तो उसमें का आधा सरकार मानती है, आधा नहीं मानती है, ठीक है। कुछ पार्लियामेंट में लेके आती है तो अपोजिशन मना करता है, हल्ला हंगामा होता है, तो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को छोड़ दिया जाता है। पर उस दौर की फीलिंग को आप समझिए कि कमेटी ने 8 बोले, इन्होंने 10 लगा दिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन कमेटी की कांग्रेस पार्टी ने नहीं भी मानी थी, ठीक है। तो अच्छा, कमेटी ने अपनी तरफ से ये बिल्कुल किया था रिकमेंड कि जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानेगा, उसके लिए पार्लियामेंट कोई कानून या पनिशमेंट या पेनल्टी बना सकती है। चलो, थैंकफुली सरकार ने, दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी, बार बार बोला जा रहा है। देखिए, इसमें द कैबिनेट या द गवर्नमेंट नहीं बोल के दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी ऐसा लिखा जा रहा है। पता नहीं लक्ष्मीकांत जी की इसके पीछे क्या मंशा है, या शायद उस समय
ये सारे जो रिकमेंडेशन वगैरह थे इसको पार्टी के स्तर पे एनालाइज किया गया था, ये देखना पड़ेगा, ये रिसर्च का विषय है, ठीक है। वरना तो यहाँ पे द कैबिनेट डिड नॉट अप्रूव या द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट बोलना चाहिए ना, पार्टी कहाँ से आ रही है इसमें, पता नहीं। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। अच्छा, ये तो जो कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने क्या कहा था, एक तो पार्लियामेंट इसको न मानने पे कुछ पेनल्टी लगा दे, और ये जो पेनल्टी वाले कानून है उसको किसी भी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बोल के कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या संविधान के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन है। मतलब ये तो छाती ठोक के और किसको कहते हैं। और ये भी बोला गया था कि टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिनको कि सरकार ने, या इनकी भाषा में कहें तो कांग्रेस पार्टी ने, मानने से इनकार कर दिया था। अब देख लेते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज इतनी बात हो रही है वो क्या है। क्या है कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो संविधान का पालन करे, इसके आदर्शों का पालन करे, इसके इंस्टीट्यूशंस का पालन करे, और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब का सम्मान करे, ठीक है। संविधान के आदर्शों का आप रिस्पेक्ट करेंगे। अब आदर्श क्या है इस पे आगे बात हो सकती है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, इनका सम्मान करना, इनके निर्देशों का पालन करना, बिना वजह इनको क्रिटिसाइज करके इन पे जबरदस्ती के लांछन न लगाना, ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना भी, ठीक है। यहाँ देखिए, ऐसे एमसीक्यू निकालने के लिए ऐसे ही निकलते हैं, नेशनल सॉन्ग यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। फिर वो जो आदर्श थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को इंस्पायर किया था, उन सब को आप चेरिश करिए और उन सब को फॉलो करिए, ये भी हम सब की जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारे देश की एकता, अखंडता, ठीक है, को अक्षुण्ण रखने के लिए और संप्रभुता, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, सबकी, ठीक है। और हमारे देश को डिफेंड करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए, और जब भी नेशनल सर्विस के लिए कॉल दिया जाए, मान लीजिए युद्ध के समय आर्मी में भर्ती की जाए या ऐसा कुछ आपसे कहा जाए, तो सब कुछ आप करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है। हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रोटेक्ट करें सब देशों के अंदर, सब देश के सब लोगों के बीच में। धर्म, भाषा, क्षेत्र या जाति वगैरह को ना हम महत्व दें, हम आपस में एकता का पालन करें, और जो जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथाएं हैं, जो कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं, उन सब का त्याग करें। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें से हर एक जो क्लॉज है आप देख सकते हैं, अगर एक कानून बनता तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इसको चैलेंज किया जा सकता था। जैसे किसी व्यक्ति को उसके धर्म को जैसा भी है उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, अगर वो किसी तरीके से किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस कानून के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। उसके अलावा पार्लियामेंट किसी को कैसे बोल सकती है अपने धर्म या अपनी जाति की फलानी प्रथाओं को आप मत मानिए, क्योंकि वो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ, बल्कि जो भी प्रथाएं हैं हमें उन सब का त्याग करना ही चाहिए, पर ये प्रथा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। कोई कह सकता है कि संन्यास लेना, जैसे हिंदू धर्म में होता है, ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आप क्या कहना चाहते हो कि महिलाओं से कोई प्रॉब्लम है, महिला कोई खराब होती है क्या? ऐसा करके अगर किसी ने बोल दिया तो हिंदू धर्म से संन्यास लेना बैन कर दो, इस तरह की बात अगर हो गई तो जाहिर बात है कि हिंदू धर्म की प्रथाओं के अंदर बहुत ज़्यादा सरकार का एक तरह से दखल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि बड़ी हवा हवा में है, समझिए कि देश के आप इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करिए। अब सम्मान करना क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का आप सम्मान कर रहे हैं कि उसका अपमान कैसे करेगा कोई? ये सब बातें बोलने सुनने में अच्छी हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, अगर इसके लिए कानून बनाया जाए, पेनल्टी लगाई जाए, तो इलेक्शन कमीशन का अपमान करना क्या होगा? अगर उसके किसी फैसले से हम सहमत नहीं है, हमें लग रहा है कि वो सरकार के साथ मिली भगत कर रही है चुनाव आयोग, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? तो वो तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें हम इलेक्शन कमीशन का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कोई अगर हम पे पेनल्टी लगा देगा, कोई हमें सजा देगा, तो जाहिर बात है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि आर्टिकल 19 के तहत हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है ये बात। ये जानते थे स्वर्ण सिंह कमेटी के लोग, इसलिए उन्होंने पहले से ही क्रॉस डाल दिया था कि इसको लेके कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो ये तो मतलब पूरी तानाशाही का प्लान था। लेकिन चलिए, कांग्रेस पार्टी, तथाकथित जो कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, या सरकार या कैबिनेट में कुछ लोगों का दिमाग चला कि भाई ये अति हो रही है, इतना भी नहीं करना है, ठीक है। तो उन्होंने इनको आदर्श के तौर पे रखा। जैसे हम कहते हैं ना कि झूठ मत बोलो, इस तरह की बातें हैं, ये इसको आप कानून नहीं बना सकते हैं। ये मोरल स्टेटमेंट्स है, बिल्कुल सबको पालन करना चाहिए, पर इनके लिए कोई कानून आप नहीं बना सकते। हमारे देश की जो रिच हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है,
उसका आप सम्मान करिए और उसको बचाए रखिए। ठीक है, कैसे करेंगे ये इसमें नहीं बताया गया है। तो हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करिए, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करिए और जीवित प्राणियों के प्रति आप दया भावना रखिए अपने मन में। सोचिए अगर कानून बन जाता है, ये जानवरों के प्रति दया रखो ये कानून है, तो बड़ा अजीब हो जाता। ठीक है, फिर साइंटिफिक टेम्पर हम लोगों को डेवलप करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है खैर कि एक वैज्ञानिक सोच हम लोग को डेवलप करनी, अंधविश्वास, जादू टोना, इस तरह की चीज़ों को हमें ना प्रमोट करना है ना मानना है। ह्यूमनिज्म, इंसानियत की हमें प्रैक्टिस करनी है। और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि हर तरफ हमें कौतूहल रखें, उत्सुकता रखें, दिमाग अपना बंद न रखें। ये जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता थी, मन भयमुक्त हो जहाँ और मस्तक ऊंचा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, उसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। ये एक तरह से उस कविता से इंस्पायर्ड ये लाइंस मुझे लग रही हैं। ठीक है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इस तरह के समाज की गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर परिकल्पना करते थे। तो उसी तरह का जहाँ पे कि मतलब रीजन चले। ठीक है, डेड हैबिट पे हर का भर बात ना चले, लोग ये ना कहें करे हमारे बाप दादे पुरखे हम सब यही करते आए हैं, हम आगे भी यही करते रहेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। आप कौतूहल रखिए, उत्सुकता रखिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या प्रथा जो मानी जाती है उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, और जिन प्रथाओं के पीछे आपको वैज्ञानिक कारण न लगे उन्हें आप मानना छोड़ दीजिए। इसी तरह से एक साइंटिफिक समाज की हम रचना कर पाएंगे। ठीक है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे किसी खंडहर में जाके, लाल किले वगैरह पे कहीं पे जाके कोई सुनील लव संजना इस टाइप की चीज़ें लिख देते हैं लोग, तो वो उसके खिलाफ, अब वो लिखना भी देखिए आपकी ड्यूटी है कि आप न लिखें और हिंसा का त्याग करें, वायलेंस ना करें। अच्छा, पब्लिक प्रॉपर्टी वाले लाइन में जब वायलेंस ना करें मतलब जब आप विरोध प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं, बसों में आग न लगाएं, कहीं किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को न तोड़फोड़ करें। ये इस वरना मैं सोचा कि हिंसा वाली बात इस लाइन की पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ क्यों लिखी गई है, जाहिर बात है उस लिए लिखी गई है। उस समय जो मूवमेंट चल रही थी जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया था, उससे जिन लोग परिचित हैं वो जानते होंगे कि उस समय देश भर में ऐसा ही माहौल हो गया था कि आए दिन ऐसे ही विरोध प्रदर्शन, धरने वगैरह होते रहते थे, बड़ी बड़ी हड़तालें होती थी। पूरे देश की ट्रेनों की हड़ताल हो गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, जो बाद में भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने, उस समय वो रेलवे यूनियन के एक लीडर थे, उन्होंने कॉल दिया था ट्रेनों का चक्का जाम करने का, तो देश भर की ट्रेनें रुक गई थी। बहुत बड़ा इस तरह से ये आंदोलन हुआ था और ऐसे ही लोग हिंसा करते थे, बसों में आग लगा देते थे। तो ये बोला जा रहा है कि ये सब ना करें, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटी में हर तरफ हम एकदम एक्सीलेंस के लिए प्रयास करें कि हमारा देश नित्य नई ऊंचाइयों को छुए और हर तरह से हमारे देश का नाम रोशन हो। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फिर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ये जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इंट्रोड्यूस की गई, राइट टू एजुकेशन जैसा बाद में आया था, तो इसी के लिए ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया था। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि 2002 में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी एक्ट किया गया था, तो बताना है कि अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाओ, ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसकी फीचर्स क्या है, इसमें से कुछ मोरल ड्यूटीज हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व है, बाकी सम आर सिविक ड्यूटीज जो कि नागरिकता का हिस्सा है, नागरिक की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जैसे संविधान, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं उनको महत्व दो, ये वाली बात तो एक नैतिक टाइप की बात है। इसको आप कैसे पकड़ोगे कि कोई स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को सम्मान देना एक सिविक ड्यूटी है, एक नागरिक होने के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज इन फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल एंड सिविक। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मोरल, सिविक, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, तो आपको बताना है बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर ये ऐसे वैल्यूज की तरफ रेफर करते हैं जो कि इंडियन ट्रेडिशन, हमारे माइथोलॉजी, धर्म और प्रथाओं वगैरह का हिस्सा पहले से है। ठीक है, जो कि इंडियन वे ऑफ लाइफ में एक तरह के टास्क माने जाते हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, है ना, इस तरह की जो बातें हैं जो पहले हमेशा से भारतीय वे ऑफ लाइफ का हिस्सा रही हैं, उनको ही कॉडिफाई किया गया है, कोई नई चीज लाके थोपी नहीं गई है। ठीक है, जो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू। फंडामेंटल राइट्स कुछ है कैसे हैं जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों पे लागू होते हैं। ठीक है,
14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जैसे कुल मिला के जो है राइट टू लाइफ है, राइट अगेंस्ट मतलब बिना मतलब किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते और अपना धर्म वगैरह मानो, जैसा धर्म का प्रचार करना है करो, ये सारे राइट्स जो है ये उपलब्ध हैं किनको, जो सिटीजन है उसको भी और जो फॉरेनर है उसको भी, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो नागरिक हैं उन्हीं पे लागू होती हैं। किसी फॉरेनर से आप नहीं कह सकते कि हमारे देश में आके तुम ड्यूटी निभाओ, ठीक है, वो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर नॉन जस्टिसिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिहाज से भी और अलग से भी। इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सरकार नहीं किसी को बोल सकती है कि अरे ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोई लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन भी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये नहीं माना जाएगा तो कोई आपका क्या सजा दोगे। हाँ, पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स देम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, ऐसा कोई कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो बना सकती है। कोर्ट अगर सवाल उठाएगी कि आपने क्यों बनाया है ये, तो बोल सकती है कि सर ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने बनाया है, ठीक है। देखिए इनके क्रिटिसिज्म क्या है, हालांकि हम अभी तक इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज ही करते आए हैं, ठीक है। मुझे कभी पसंद नहीं आया फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। उस समय जो माहौल रहा होगा लोगों को जमी होगी ये बात। ये देखिए कोई कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज ने अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मेंशन की है, ठीक है। तो इनके ऊपर लक्ष्मीकांत जी क्या डालते हैं क्रिटिसिज्म, वो देखते हैं। दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। उनका पहला क्रिटिसिज्म ये है कि बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे उनका मानना है कि और ड्यूटीज होनी चाहिए थी, जैसे वोट देना ड्यूटी है, टैक्स देना ड्यूटी है, फैमिली प्लानिंग करना, परिवार नियोजन, बच्चे पैदा कितने करोगे वगैरह, ये सब भी तो ड्यूटी है, ये सब भी लिखना चाहिए था। इसमें से ड्यूटी टू पे टैक्सेस वरुण सिंह कमेटी ने मेंशन किया था, लेकिन तथाकथित सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना उसको। इसमें से कुछ ड्यूटीज जो है वेग है, बहुत ही मतलब इन जनरल टाइप की बात हो रही है, इसको कॉमन मैन समझ नहीं सकता और एक ही बात के अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। हमारी संस्कृति, साइंटिफिक टेम्पर वगैरह, इसका क्या मतलब है, अलग अलग लोग कुछ अलग अलग सोच रख सकते हैं। उस समय नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी चावला, उनका एक कमेंट यहाँ पर दिया गया है नोट्स में। ड्यूटीज जो है उनको कॉन्क्रीट फॉर्म में बताना चाहिए, नहीं तो वह एक आदमी बैठ के गेस करता रह जाएगा। कोई बोल सकता है कि भगत सिंह का जो तरीका था विरोध प्रदर्शन करने का, वो भी एक ऐसा तरीका था जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों में से एक है। तो कोई हमारी पार्लियामेंट में जाके बम फेंक दे अगर, तो विरोध प्रदर्शन के तौर पे, और जब सरकार कहे कि भाई ये तो आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तो वो कोर्ट में कहे कि मैं तो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज निभा रहा था। भगत सिंह ने इसी तरह से प्रोटेस्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और उनका ये तरीका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों में से एक है। तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्लियर कट बताना चाहिए कि भाई क्या बात कर रहे हो, ठीक है। फिर हमारे विविधता वाली जो संस्कृति है और साइंटिफिक टेम्पर, इसका क्या मतलब है। इंसानियत, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो मैंने तो खैर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता से आपको बता दिया कि क्या बात करना चाह रहे हैं, बट क्लियर कट वहां पे बता देना चाहिए, एक जनरल बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर उनको जो क्रिटिक्स हैं इन फंडामेंटल ड्यूटीज के, उन्होंने बोला है कि ये तो बस एक जैसे नीति शास्त्र पढ़ते हैं या नैतिक शिक्षा स्कूल में पढ़ाई जाती है, बच्चे भी सीरियसली नहीं पढ़ते हैं उसको आपने बना दिया है। एक तो नैतिक शिक्षा और मूल्य बता दिए हैं, प्लस बोल दिया है कि उसके लिए कोई सजा नहीं हो सकती, नॉन जस्टिसिएबल है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको उठाया नहीं जा सकता है। तब फिर क्या मतलब है। फिर ये नीति शिक्षा तो पंचतंत्र, चाणक्य नीति हर जगह चल रहा है ये सब, उसको अलग से संविधान में ऐसी चीज डालने का क्या मतलब है, कौन मानेगा। एक तो चीज इतनी ब्रॉड है, समझ में ही किसी को नहीं आ रही है। दूसरी, उसको आप कोई कोर्ट ऑफ लॉ में इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते हो, नहीं मानने पे कोई सजा भी नहीं है, फिर कौन मानेगा। ऐसा कागज डाल के संविधान का मजाक ही बना रहे हो, और क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था पेनल्टी पनिशमेंट लगाओ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मानने पे, पर उसको नहीं माना गया। यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज का, मैं देख रहा हूँ दूसरी साइड से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि और ड्यूटी डालनी चाहिए थी, फिर कह रहे हैं कि सजा भी नहीं दी। यार सजा तो देनी चाहिए थी, उसके लिए नहीं करनी चाहिए थी जिन्होंने अकलमंदी से ही काम लिया है, जिन्होंने इसके लिए कोई सजा वगैरह नहीं रखी है। तो सरकार वैसे ही बहुत ताकतवर है, उसको और ताकत देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो इंक्लूजन है, कई लोगों ने बोला था कि सुपरफ्लुअस ऊपर ऊपर से हो रहा है, बहुत सतही बात है, कोई गंभीर बात नहीं है।
क्या बोल रहे हैं कि ये जो ड्यूटीज हैं जिनको बोला जा रहा है फंडामेंटल, वो लोग वैसे भी पालन करते, आप संविधान में लिखने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी हमारे जो सही में ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रगान है, हम क्या उसका सम्मान नहीं करते क्या? हम क्या कानून दे के उसका सम्मान करते हैं? सीके दफ्तरी जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने क्या बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि 99.9% जो सिटीजन्स हैं वो तो वैसे ही कानून मानते हैं, उनको उनकी ड्यूटी बताने की कोई जरूरत है नहीं। उन्होंने क्या बोला कि जब तक लोग सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके लिए अलग से आपको उनको कानून का डंडा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सरकार अपना काम करती रहे, लोग भी अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। उनको उनकी ड्यूटी क्या है आप बता रहे हो अलग से कानून के जोर पे, इसका मतलब ये है कि वो असंतुष्ट हैं, आप घबरा रहे हो वो क्या ना कर दें, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर देश आज़ाद होने के 26 साल बाद भी अगर लोग असंतुष्ट हैं तो ये उनकी गलती नहीं है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात कही। तो AK सेन है, उन्होंने और ये भी कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। बोले कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो लोगों के विलिंग कोऑपरेशन और कॉन्फिडेंस पे चलता है, कि लोग बोलते हैं ये हमारी सरकार है, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। ये लाइन अब्राहम लिंकन ने बोली थी। तो इफ इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो वो तो बिल्कुल इसमें शामिल है सरकार चलाने में, तो बाकायदा वो लोग वो सरकार के साथ सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, एक तरह से स्कूल मास्टर बन गई है और बच्चों को बोल रही है क्लास में बेंच पे खड़े हो जाओ क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। तो ये तो बड़ा ही एक बचकाना है, कोई मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना तो नहीं हो रही है यहाँ पे। वो क्या बोल रहे हैं कि संविधान बनाया ही किसने है। अब संविधान के प्रेम्बल की पहली लाइन को याद करिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो पीपल ऑफ इंडिया है, इस देश के लोग हैं, उन्होंने ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है। अब ये रिपब्लिक उनको समझा रहा है कि हम तुम्हारे मास्टर हैं और हमारी बातें मानो। ये तो बहुत ही मतलब इलॉजिकल बात हो गई। तो सीके दफ्तरी और जो AK सेन है, उन्होंने बहुत, मैं इनकी बातों से बुरी तरह से सहमत हूँ कुल मिला के, ठीक है। क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको पार्ट 4 में ऐड किया गया है। तो पार्ट 4 में DPSP है ना, तो उसके साथ जो ऐड किया गया तो और वैल्यू सिग्निफिकेंस इसका कम हो गया है। इसको फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है उसके साथ ऐड किया जाना चाहिए था, ठीक है। ये तो एक माइनर पॉइंट है। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लिया, इसकी सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ व्यू पॉइंट्स के हिसाब से सिग्निफिकेंट भी माना जाता है। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो बात हम 10 बार इस चैप्टर में कर चुके हैं कि भाई आप राइट्स एंजॉय कर रहे हो तो ड्यूटीज के बारे में भी कॉन्शियस तो रहो, कम से कम तुम्हें पता तो रहे, कम से कम तुम्हारे कान में पड़ तो जाए एक बार कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। भले कोई कानून नहीं है कि तुमको सजा दे सके तुम ना मानो तो, पर तुम्हारे कान में तो पड़ जाए कम से कम। और संविधान में लिखा है तो तुम कुछ तो सम्मान दो कि ये किसी पार्टी का पैम्पलेट नहीं है, कोई ऐसे अखबार का कागज नहीं कि इसमें समोसा लेके खा गए। ये हमारे संविधान में लिखी हुई कोई बात है, इसमें भले कोई कानून हमें इसकी सजा दे चाहे ना दे, कोई कोर्ट हमें बोले चाहे ना बोले, संविधान में कोई बात लिखी है तो हम उस बात को गंभीरता से लेंगे, इसलिए इसको ऐड किया गया, ये आप कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं लोग, जैसे झंडा जला दिए या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिए, उनके लिए एक तरह का वार्निंग का काम करते हैं कि संविधान में लिखा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। आज की डेट में तो खैर कुछ हम लोग 2 कदम और ही आगे चले गए हैं। अब तो कई हाईकोर्ट्स ने ऐसे आदेश दे दिए हैं कि कोई राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन करता है, कोई भी संगठन विरोध प्रदर्शन करता है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसका बिल उस संगठन से वसूला जाएगा। अभी CAA और NRC कानून के खिलाफ यूपी वगैरह में प्रदर्शन हुए तो यूपी की सरकार ने उन लोगों से बोला कि हम पैसा वसूलेंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सिटीजन्स के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन का काम करता है और नागरिकों में एक तरह का डिसिप्लिन और कमिटमेंट बनाता है ना। हमारे देश में हर जगह हम देखते हैं कि डिसिप्लिन की और एक राष्ट्रीय चेतना की, हम सबको मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, इस चेतना की कमी तो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ उस चेतना को इंस्टिल करने के लिए, कुछ इस तरह की एक कॉन्शियसनेस को बनाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स एक भूमिका निभा सकते हैं। इतना तुम कर ही सकते हैं कि सिटीजन्स जो है वो बस स्पेक्टेटर नहीं है, दर्शक नहीं है। हम लोग बैठ के सरकार चलती हुई देख नहीं रहे हैं टीवी पे, हम हमारे नेशनल गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस के एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। हमारा नेशनल गोल हमारे द्वारा ही अचीव हो रहा है, इस बात का रियलाइजेशन हमें हो, इसके लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज एक रोल निभाती हैं, ठीक है। फिर ये एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक जो हमने देखा उसमें का मेरे ख्याल सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट पॉइंट है, टेंजिबल पॉइंट ये है कि कोई भी लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब का है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को इवैल्यूएट करती है वाया द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेगा, जैसे
1992 में कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जब सुप्रीम कोर्ट देखती है तो अगर पता चलता है कि वो लॉ किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है, उस लॉ के जरिए कोई फंडामेंटल ड्यूटी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मानेगी कि ये लॉ रीजनेबल है इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई बोल सकता है ना कि ये जो कानून लाया गया है ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है या हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो बोल सकता है कि हमें झंडा क्यों जलाने दिया जा रहा है, हम जलाएंगे, ये तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। झंडा एक निर्जीव का क्या है, कपड़ा है, हम उसमें अगर आग लगा दें तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि जो आपके आर्टिकल 19 वाली बात आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसी संविधान का हिस्सा है जिस संविधान में आर्टिकल 19 है। और अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है, पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है कि आप झंडा नहीं जला सकते, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत हम इस कानून को संवैधानिक मानेंगे। ये कानून संविधान का हिस्सा है। जो लग रहा है कि आर्टिकल 19 के खिलाफ जा रहा है पर फंडामेंटल ड्यूटीज को तो इंप्लीमेंट कर रहा है, तो हम इसको संवैधानिक मानेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दे आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, बट दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पार्लियामेंट कानून बना सकती है उनको इन्फोर्स करने के लिए। संविधान ने उसके लिए कोई ऐसे कानून की प्रोविजन या पेनल्टी की प्रोविजन नहीं रखी है, पर पार्लियामेंट जब चाहे तब बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। उनको लेके द ड्यूटीज इटसेल्फ, उनको लेके कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है, पर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए संविधान पार्लियामेंट कानून बना सकती है। सो दे आर नॉन जस्टिसेबल बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये आपको याद रखना है। उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे आचार्य गोखले, उन्होंने संविधान को आज़ादी के 26 साल बाद या संविधान की इनॉग्रेशन के 26 साल बाद इंप्लीमेंट करने का क्या तर्क दिया था कि 1975 की जून में जब इमरजेंसी लगी थी, लोगों के एक वर्ग के अंदर देखा गया कि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। इस बात का उन्हें एहसास नहीं था। हुआ यह था, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बहुत तरह के प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तब एक बहुत बड़ा लोगों का, जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट जैसे हुआ था, समझिए उसी तरह का एक बहुत बड़ा भीड़ दिल्ली में इकट्ठा हो रही थी और वो इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि इस्तीफा दो, ठीक है। इंदिरा गांधी जाहिर बात है नहीं मान रही थी, हम नहीं देंगे इस्तीफा वगैरह वगैरह। 8 महीने बाद चुनाव थे, इंदिरा गांधी ने कहा था कि 8 महीने रुक जाओ, चुनाव में हम हमारे खिलाफ चुनाव लड़ लो, देख लेते हैं, दो हाथ हो जाए, ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में ये पूरा एक मूवमेंट चल रहा था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं अभी इस्तीफा दो। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, तो जयप्रकाश नारायण जो उस गुट के नेता थे, वो लोगों से आह्वान कर रहे थे क्या कि चलो हम इंदिरा गांधी के घर की तरफ मार्च करेंगे, हम घर में घुस जाएंगे, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा देंगे। कितनी खतरनाक बात है, एक तरह से आप सोच के देखिए। और उन्होंने ऐसा कहा जाता है, ये मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है अपने आप में। यूट्यूब में आप देखेंगे तो 75 वीडियो भरे हुए हैं 1975 के ऊपर। मैं वो पूरी बात अभी यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाषण में या तो कहा था या कहने वाले थे कि वो आर्मी की यूनिट्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम सरकार के आदेशों को मत मानो। अगर सरकार कहती है कि इस भीड़ को रोकने के लिए हाँ भीड़ पे गोली चलाओ वगैरह वगैरह, तो तुम उस आदेश को मत मानो। जैसा कि इजिप्ट में जब वो पूरा तहरीर स्क्वायर का मूवमेंट हुआ, जो अरब स्प्रिंग वाली पूरी मूवमेंट हुई, पूरे अरब वर्ल्ड में कई जगह तानाशाहों का तख्ता पलट हुआ जब आर्मी ने सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और पब्लिक तानाशाहों के महलों में घुस गई। एक तरह से वैसा ही कुछ करने का प्लान हो रहा था या सिचुएशन उसी तरफ जा रही है ऐसा लग रहा था, तभी आपातकाल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि लोगों को ये कॉन्शियसनेस ही नहीं थी, लोगों में या उनके नेताओं में भी, कि भाई कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सिर्फ सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि उस समय अगर संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाली बात रहती तो लोगों को कुछ तो एहसास होता, कोई तो किसी को कहता कि हम हमारी ड्यूटीज को वायलेट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इन फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में इंक्लूड करने को बिल्कुल जस्टिफाई किया और कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा बल्कि और ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने क्या कहा है कि जो नैतिक फोर्स है इसके पीछे, भले कोई कानूनी फोर्स नहीं है, कोई कानूनी ताकत नहीं है जो लोगों से उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज मनवा सके, पर इसके पीछे एक नैतिक ऊर्जा है, एक सेंस ऑफ मोरालिटी है, जो कि क्या कहेगी, लोगों को बोलेगी कि एक तरह की डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाए वो, ठीक है, जो कि उनके राइट्स तो हैं ही पर उनके ड्यूटीज भी हैं, इस बात का लोगों को एहसास कराए, ठीक है। जो उस समय पार्लियामेंट में अपोजिशन था, उन्होंने बहुत जम के विरोध प्रदर्शन किया था, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं,
इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई 1977 में, पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई थी अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तब वहां जनता गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस को छोड़ के लगभग बाकी सारी पार्टियां मिलके, सबने मिलके चुनाव लड़ा था जनता पार्टी बना के। तो जनता गवर्नमेंट के मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज का खात्मा नहीं किया। ठीक है, तो अगर वो इतने ही खिलाफ थे तो वो खत्म कर दे सकते थे इसको कॉन्स्टिट्यूशन से, पर उन्होंने नहीं किया। तो यानी उन्हें भी इसका कुछ तो महत्व दिख रहा था। तो अल्टीमेटली उनका भी मानना था कि यार कुछ तो गलती हुई थी, कुछ तो फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में रखे जाने का कुछ तो महत्व है। ठीक है, बाद में देखेंगे तो 2002 में वाजपेयी जी की यानी भाजपा की एनडीए की सरकार थी केंद्र में। तो ये वही पार्टियां थी जो इमरजेंसी में कांग्रेस के अगेंस्ट थी, जिन्होंने उस समय पार्लियामेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज का विरोध किया होगा, पर उन्होंने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी 2002 में बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी? जो हमने अभी देखी, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको याद है कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में वर्मा कमेटी बनाई गई थी 1999 में। तो उन्होंने कुछ लीगल प्रोविजन देखे। ठीक है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजन है। उन्होंने बताया कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट था 1971 का, जिसके तहत भारत के संविधान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का आप अपमान नहीं कर सकते। फिर बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे उन्होंने जैसे कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि लोगों के बीच में एकता, ठीक है, समाज में सामंजस्य को बढ़ाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे कानून है कि अगर लोगों के बीच में एकता को तोड़ने वाले आप बयान देते हैं या काम करते हैं, दंगा भड़काने वाला काम करते हैं, तो आपके खिलाफ कानून है, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो लीगल प्रोविजन तो है ही पहले से। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, जो कि कास्ट और धर्म के आधार पर जिन लोग बंटवारा करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेगा। तो ये सब कानून तो पहले से हैं ही। तो इंडियन पीनल कोड बताता है कि नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह के खिलाफ कोई अगर आप स्टेप लेते हैं तो वो तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, लॉ के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का वो बताते हैं कि एक तरह का कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, सांप्रदायिक कोई संगठन बनाना एक तरह का ये अपने आप में गैर कानूनी है। ठीक है, करप्शन वगैरह, धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगने से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बताता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी किसी तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं तो उनकी मेंबरशिप खारिज की जा सकती है। फिर जो बोले जानवरों के प्रति आपको अपने मन में करुणा रखनी है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो कि इंडेंजर स्पीशीज वगैरह में आपको ट्रेड करने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ कानून थे जिनको थोड़ा और मोरल प्रेशर बना के पेश कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की कवरेज। आप खुद देख सकते हैं कितने इसमें पेज वाले एमसीक्यू आपके लिए बनाए जा सकते थे। उन सबको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, मुझे उम्मीद है आपने सबको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।